हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। अगर बात करें हम लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला है हमारा दिल्ली सल्तनत का। कौन सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है। तो अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड रहता है इसका कब से कब तक? 1206 से लेकर 1526 तक। लगभग ये 320 साल का टाइम वर्ष रहता है। और इसकी अगर बात की जाए तो इस पे 5 तो आते हैं वंश। कितने वंश आते हैं इस पे? 5 वंश आते हैं। और बात करें इस पे 33 राजा आते हैं। 33 कौन आते हैं इस पे? राजा आते हैं। 5 वंशों की अगर बात की जाए तो पहला वंश कौन सा था? पहला वंश था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश था। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद जो दूसरा वंश था वो था कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1290 से 1320। उसके बाद तीसरा स्टार्ट होता है, ये कौन सा है? ये है तुगलक वंश। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1320 से 1414। उसके बाद हम बात करें कौन सा? सैयद वंश। कौन सा है? सैयद वंश है। बात करें सैयद वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1414 में। और कब तक रहता है? 1451 तक। उसके बाद आखिरी वंश आता है इस पे कौन सा? लोधी वंश। तो लोधी वंश की अगर बात की जाए 1451 से लेकर 1526। तो ये 5 वंश आते हैं जो दिल्ली पे शासन करते हैं, दिल्ली पे शासन चलाते हैं अपना। और इन 5 वंशों में लगभग 33 राजा यहाँ पे क्या करते हैं? शासन करते हैं। और अगर बात की जाए सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2018 के सीटेट के अंदर। जो 2018 में सीटेट हुआ था उसमें इनसे सीक्वेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करते हैं गुलाम वंश की 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश की बात करें 1290 से 1320। तुगलक वंश की बात की जाए 1320 से 1414। बात की जाए सैयद वंश की 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये बनता है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश है। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, इनमें सबसे बड़ा वंश कौन सा है और सबसे छोटा वंश कौन सा है? तो सबसे बड़े वंश की अगर बात की जाए तो कौन सा है? वो है तुगलक वंश। और सबसे छोटा अगर वंश है देखा जाए तो वो कौन सा है? वो रहेगा खिलजी वंश। अब हम बात कर लेते हैं इनके संस्थापकों की कि किसने किसकी स्थापना की है। गुलाम वंश की अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत की, दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद बात की जाए खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। यहां पे बात करें हम किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी जी? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसी गयासुद्दीन तुगलक का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए
तो वास्तविक नाम क्या है? गाजी मलिक। क्या है इसका वास्तविक नाम? गाजी मलिक क्या इसका वास्तविक नाम है। उसके बाद बात की जाए सैयद वंश की। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे जी खिज्जर खान। बात की जाए लोधी वंश की, तो लोधी वंश के जो संस्थापक रहे वो रहे बहलोल लोधी। तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, क्वेश्चन आ जाए गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। क्वेश्चन आ जाए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन है? वो है इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी के बाद एक शासक बनता है कौन सा? सिकंदर लोदी। कौन सा शासक बनता है? सिकंदर लोदी यहाँ पे एक शासक बनता है। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। कौन सा शासक है? इब्राहिम लोदी यहाँ पे शासक बनता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत की सीक्वेंस में अगर पूछी जाए तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे बड़ा वंश पूछा जाए तुगलक वंश, सबसे छोटा वंश पूछा जाए खिलजी वंश। पहला तुर्की वंश पूछा जाए गुलाम वंश, पहला अफगानी वंश पूछा जाए तो सैयद वंश। क्वेश्चन आता है दूसरा अफगानी वंश कौन सा है? दूसरे अफगान कौन थे? तो दूसरे अफगान थे शेरशाह सूरी, यानी कि सूरी वंश। तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिर इब्राहिम लोदी। बात करें हम इब्राहिम लोदी के टाइम पर क्या होता है? 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है कब? 1526 में। क्वेश्चन मार्क लगता है कि किस किस के बीच ये होता है? तो एक तरफ तो कौन है? बाबर है, और दूसरी तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी। तो दो महान शासक हुए, एक बाबर और एक इब्राहिम लोदी। 1526 का जब ये युद्ध होता है उस टाइम अगर बात की जाए, जो इब्राहिम लोदी है ये युद्ध स्थल पर ही क्या हो जाता है? मारा जाता है। अब जैसे ही ये युद्ध स्थल पर मारा गया, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक हुआ है जो युद्ध स्थल पर मारा गया है। क्वेश्चन बनता है बड़ा ही अच्छा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध स्थल पर मारा गया था? तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है इब्राहिम लोदी, जो 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हो जाता है जी? मारा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के हम एक एक करके सारे राजाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। लगभग 11 से 12 यहाँ पे क्या आते हैं? शासक आते हैं। तो हमारा आज का जो अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रहेगा गुलाम वंश। तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम रफ करते हैं इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर ऐसे गुलाम वंश के बारे में।
तो हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। और गुलाम वंश के शासक की अगर बात की जाए तो पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो इसने क्या की है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है और दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर गुलाम वंश के नाम से क्या करता है? ये गद्दी पे बैठता है। अब इसकी अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर एक वर्ड यूज हो रखा है, ऐबक। ऐबक की अगर बात की जाए, ऐबक का मतलब क्या है, अगर इस पे हम चर्चा करें तो जो ऐबक का मतलब होगा वो होगा चंद्रमा का देवता। क्या होगा इसका मतलब? चंद्रमा का देवता। यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालने वाला जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन कहलाया? तो वो कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो नींव डालने वाला था मोहम्मद गौरी, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी ने 1193 के अंदर क्या बनाया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब अपनी राजधानी दिल्ली न रखकर इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर क्या थी इसकी जी? राजधानी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐबक का मतलब क्या है? चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। बात करें हम कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? इसने निर्माण कार्य करवाया किसका? कुतुब मीनार का। क्या करवाया था इसने? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने क्या करवाया जी? शुरू करवाया। लेकिन पूरा नहीं करवा सका कि बीच में ही क्या हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसने क्या किया? दिल्ली के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद कौन सी है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। कहां पे है? दिल्ली के अंदर। उसके बाद हम बात करें, इसने और क्या करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहां पे है? अजमेर के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया। कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था। बात की जाए कुतुब मीनार की, तो जो इसका निर्माण करवाया गया था, इसके गुरु बख्तियार काकी की याद में क्या करवाया गया था? उसके सम्मान में, उसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था। इसी की अगर हम बात करें, इसने एक शहर भी बसाता है। कौन सा? मेहरौली शहर। क्या करता है ये? मेहरौली शहर का निर्माण करवाता है। इसने अपने आप को कभी भी राजा नहीं समझा, कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं समझा। हम अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, सल्तनत का मतलब ही क्या होता है? सुल्तान। सुल्तानों की नगरी ये कहलाती है। लेकिन बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को क्या नहीं करवाया? सुल्तान घोषित नहीं करवाया। तो ये अपने आप को क्या कहता था? इसने अपने आप को सिपे सलार में ही क्या रखा? खुश रखा।
सीपे सलार की उपाधि के साथ ही क्या था, ये खुश था। अब बात की जाए, ये तो इसके निर्माण कार्य थे, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जिससे क्या हो सकता है, इसको खतरा हो सकता है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो चुनौती कौन है, बात करें हम यल्दोज की। किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, यल्दोज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात करें हम यहाँ पे नसरुद्दीन कुबाचा की। यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, और एक नाम आता है कौन सा, इल्तुतमिश। तो ये तीन नाम आते हैं सामने, और ये तीन इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लगता है कि कभी भी क्या बन सकते हैं, मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। अब अगर बात की जाए ये तीन थे कौन, तो यहां पे बात की जाए किसकी, जलदोज की। यहां पे बात की जाए किसकी, नसरुद्दीन कुबाचा की। और यहीं पे बात करें हम किसकी, इल्तुतमिश की। तो जो ये दोनों व्यक्ति थे, ये कौन थे, ये थे गोरी के गुलाम। कौन थे ये थे जी गोरी के गुलाम। लेकिन बात की जाए इल्तुतमिश की, ये कौन था, ये था ऐबक का गुलाम। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ये कौन है जी, ऐबक का गुलाम है। इसको लगता है कि ये मेरे लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। और बात की जाए यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा की, इन्होंने तो यहां तक सोचना स्टार्ट कर दिया था कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठ सकता है, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। हम भी तो उसी गोरी के गुलाम हैं, जिसका गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को आभास हो चुका है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। और बात करें इल्तुतमिश की, ये भी क्या कर सकता है, मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकता है। तो अब यहाँ पे ऐबक क्या विचार करता है, इनके साथ में कुछ ऐसा करूं जिससे ये मेरा विद्रोह ना करे और मैं अच्छे से शासन को चला सकूं। तो इसके लिए ऐबक क्या करता है, ऐबक की अगर बात की जाए, तो बात करें हम यहाँ पे नसरुद्दीन कुबाचा की। किसकी बात कर रहे हैं जी, नसरुद्दीन कुबाचा की यहाँ पे बात कर रही हैं। सॉरी बच्चों, आपको डिस्टर्ब किया। चलो, तो बात की जाए यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा की, तो इन दोनों की अगर हम बात करें, तो जो यल्दोज है और नसरुद्दीन कुबाचा है, नसरुद्दीन कुबाचा की क्या है, एक बहन है। क्या है इसकी, एक बहन है। इस बहन के साथ शादी करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बहन के साथ क्या कर ली, शादी कर ली, किसकी, नसरुद्दीन कुबाचा की। अब इसकी बहन के साथ शादी कर ली, तो ऐबक और नसरुद्दीन कुबाचा क्या है, रिश्तेदारी के बंधन में बन जाते हैं। और यहाँ पे ऐबक सोचता है कि अब ये मुझ पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन बात की जाए अब यल्दोज के साथ क्या करेगा, यल्दोज की ना कोई पुत्री है ना कोई इसकी बहन है। तो अब बात करते हैं, ऐबक की एक बहन है। किसकी बहन है जी, ऐबक की। ऐबक की एक बहन है, और उसकी शादी किसके साथ करता है, यल्दोज के साथ करता है। तो दो कार्य किए इसने, नसरुद्दीन कुबाचा की बहन के साथ ऐबक ने सलोम शादी की, ताकि ये रिश्तेदार बनने के बाद मेरे खिलाफ विद्रोह ना करे। बात करें यहाँ पे किसकी, नसरुद्दीन कुबाचा की, तो नसरुद्दीन कुबाचा की एक बहन थी, बड़ी ही सुंदर थी, और उस सुंदर औरत से किसने शादी की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी की। अब बचा गुलाम इल्तुतमिश।
इसकी अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ऐबक की। किसकी बात करेंगे जी, ऐबक की। ऐबक की एक पुत्री है, कौन है, ऐबक की एक पुत्री है, और उस पुत्री की शादी किससे करवाता है, इल्तुतमिश से। तो पुत्री की शादी किससे हो गई, इल्तुतमिश से। बहन की शादी किससे हो गई, यल्दोज से। नसरुद्दीन कुबाचा की बहन से शादी किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब तीन चुनौतियां इसके सामने हैं, और तीनों चुनौतियों की अगर हम बात करें तो तीनों की तीनों चुनौतियां क्या बन चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के रिश्तेदार बन चुके हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने विचार किया कि अब यहां से मैं क्या हो गया, टेंशन फ्री हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक सारी चिंताएं छोड़ता है और कुछ काम करता है। और जैसे कि हम देखें, कोई एग्जांपल देखते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा दान करता है। क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा दान करता है, और इसे बोला जाता है क्या, लाख बक्स। क्या बोला जाता है, लाख बक्स इसे बोला जाता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। क्या करने वाला, लाखों का दान करने वाला कौन कहलाया, लाख बक्स कहलाया। यहीं पे बात करें हम, क्या आता है, एक आता है पील बक्स, यानी कि हाथियों का दान करने वाला। तो यहाँ पे हम पढ़े लाख बक्स, लाखों का दान करने वाला, पील बक्स, हाथियों का दान करने वाला। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को टेंशन किस चीज की है, पुत्री थी उसकी शादी कर दी, बहन थी उसकी शादी कर ली, और सेवम ने भी अपने आप ने क्या कर ली, इसने शादी कर ली। तो टेंशन भरी है, दान करेगा, कभी हाथियों का दान करता है, कभी पैसे का दान करता है, और अब निठल्ला व्यक्ति है, कोई काम नहीं है, तो अब इसने विचार किया जी, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं खेलना स्टार्ट करूंगा जी। मैं क्या करता हूं, मैं खेलना स्टार्ट करूंगा जी। और खेल कौन सा खेलने लगा, ये जी पोलो खेलने लगा। कौन सा, पोलो खेल इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब सारे काम कर चुका है, सारे वर्क अपने निपटा चुका है, जनता के लिए काम कर चुका है, अपने लिए भी वर्क कर चुका है, शादियां वगैरह भी इसने सबकी कर दी है। अब टेंशन भरी है, तो अब हर रोज शाम को क्या करने लगा, ये पोलो खेलने लगा। अब पोलो खेल रहा है, तो क्या हुआ, 1210 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं हम, 1210 की हम बात कर रहे हैं। 1210 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 में। कैसे होती है, घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा खेल खेलता था, पोलो ये खेल खेलता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता। राजधानी का लाहौर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहां पे, दिल्ली के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कहां पे, अजमेर के अंदर। मेहरौली शहर का निर्माण करवाया, और इसके साथ ही क्या, अपने आप को ये क्या समझता था, सिपे सलार समझता था। अब इसके सामने तीन चुनौतियां हैं, कौन कौन सी, यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, इल्तुतमिश। बात की जाए, यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा कौन थे, ये दोनों गोरी के गुलाम थे, और इधर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या था, गोरी का गुलाम था। तो अब बात की जाए, इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। तो यहाँ पे हम बात करें, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा और यल्दोज, तीन चुनौतियां फ्यूचर में बन सकती थी। तीनों के साथ इसने क्या किए, रिश्तेदारी के संबंध बना लिए। बात करें यल्दोज, यल्दोज बेचारा अकेला था, ना इसकी कोई पुत्री थी, ना कोई इसकी बहन थी। तो यल्दोज के साथ क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बहन थी, उसकी शादी किसके साथ कर दी थी,
यल्दौज के साथ कर दी। बात करें नसीरुद्दीन कुबाचा की, एक बहन थी, उसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं शादी कर ली। बात करें इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी पुत्री की शादी ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ करवा दी ताकि फ्यूचर में ये भी हमारे लिए समस्या ना बने। अब सारे काम कर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा जी लाखों के दान। क्या करेगा, लाखों के ये दान करेगा, इसलिए इसको लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। पील बख्श यानी कि हाथियों का दान करने वाला इसको कहा जाता है। अब सारे जब काम कर दिए, सारी मोह माया इसने त्याग दी, और अब इसने क्या किया, शाम के टाइम खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। और वो खेल कौन सा था, वो था पोलो। कौन सा खेल था, पोलो खेल था। और पोलो खेल में 1210 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो पोलो खेला जाता है वो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, और खेलते खेलते ये क्या कर जाता है, घोड़े से गिर जाता है। और जैसे ही घोड़े से गिरता है, गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। मात्र 4 साल इसने शासन किया, 1206 से 1210। इसने ही क्या किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद अगला शासक कौन बनता है। तो अगले अगर शासक की बात की जाए, तो अगला जो शासक होगा जी, वो होगा राम शाह। कौन होगा, अब जो शासक बनने वाला है वो बनेगा राम शाह। कौन सा शासक है, राम शाह शासक बनता है कब, 1210 के अंदर। कब बनता है जी, 1210 के अंदर ये शासक बनता है। और कब तक रहता है, 1211 तक। 10वें शासक बना, कब तक रहा, 1211 तक ये शासक रहा। कौन, आराम शाह शासक बना। अब बात की जाए आराम शाह की, तो आराम शाह कैसा शासक है, आराम शाह बिल्कुल अयोग्य निकम्मा ये शासक रहा। तो शासन करने में ये सक्षम नहीं है। तो यहां पे बात करें, जो दिल्ली की जनता है वो क्या हो जाती है, आराम शाह से परेशान हो जाती है। और इसका फायदा उठाता है कौन, इल्तुतमिश। किसका फायदा उठाता है, इल्तुतमिश। जो दिल्ली की जनता आराम शाह से नापिस, आराम शाह से क्या है, नाराज है, इसका फायदा उठाएगा। और अब हम बात करें किसकी, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच की विवाद की। दिल्ली के नजदीक एक जगह है, जगह कौन सी है, जड़ नामक एक जगह है। कौन सी जड़ है, जड़ नामक एक जगह है। कहां पे पड़ती है, दिल्ली के नजदीक पड़ती है। तो यहां पे बात करें हम किसकी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश क्या करता है, आराम शाह पे अटैक कर देता है। और वो जगह कौन सी है, दिल्ली के नजदीक जड़ नामक जगह पर। जैसे ही आराम शाह पर अटैक किया, यहां पे इल्तुतमिश क्या करता है, आराम शाह की हत्या कर देता है। यहाँ पे आराम शाह की क्या कर देता है, इल्तुतमिश हत्या कर देता है। आराम शाह था कौन, आराम शाह की अगर हम बात करें, तो आराम शाह था पुत्र किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका पुत्र था जी, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था कौन, आराम शाह। तो बात करें हम, जड़ नामक जगह पे इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। और उसके अंदर आराम शाह की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। अब इल्तुतमिश के द्वारा हत्या कर दी गई, किसकी कर दी गई हत्या, फटाफट से बता दीजिए, आराम शाह की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं रहा और उसका पुत्र आराम शाह भी नहीं रहा। तो अब अगला शासक कौन बनेगा, तो अब अगला शासक बनेगा जी इल्तुतमिश। तो एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किसको, इल्तुतमिश को। और फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक सब ओके चल रहा है। किसी को कोई डाउट है तो साथ के साथ कमेंट करते रहिए, ताकि हम उन डाउटों को दूर कर सकें। तो फटाफट से जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए।
तो अब हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, आज पढ़ी हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को आज हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा, टॉपिक बहुत बड़ा है। तो इल्तुतमिश के कुछ हम फैक्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश को, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए। इल्तुतमिश शासक का बना 1211 और कब तक रहता है, 1236 तक। इल्तुतमिश को हम किस नाम से जानते हैं, अल्तमश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से, अल्तमश के नाम से भी हम इल्तुतमिश को जानते हैं। बात की जाए इल्तुतमिश की, किसकी बात की जाए, इल्तुतमिश की। क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां पे बनाई, अपनी राजधानी किसे बनाया, तो इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी जी, वो क्या बनाई थी, वो बनाई थी दिल्ली। कौन सी राजधानी बनाई इसने अपनी, दिल्ली। इसने क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई, किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया, इसका उपनाम क्या है, अल्तमश है। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि रजिया किसकी पुत्री थी, क्वेश्चन क्या था, रजिया किसकी पुत्री थी। वहां पे इल्तुतमिश नहीं था, वहां पे क्या था, अल्तमश था। कौन सा था, अल्तमश। और इसी इल्तुतमिश के साथ ही क्या होता है, इलबरी वंश की स्थापना होती है। किस नाम से हम जानते हैं, इलबरी वंश के नाम से हम इसको जानते हैं। तो हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश को हम क्या है, इलबरी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलबरी वंश भी कहते हैं। अब बात आ जाए, एक क्वेश्चन यहां से ये आता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाए, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है। वास्तविक संस्थापक कौन है जी, इल्तुतमिश है, जो 1211 से 1236 तक क्या किया, इसने शासन किया। उपनाम क्या है, अल्तमश है। अपनी राजधानी किसे बनाया जी, दिल्ली को बनाया। और बात करें इलबरी वंश की, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या करवाया जी, पूरा करवाया है। इसका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने क्या करवाया, पूरा करवाया। इसने काम किया वो कौन सा, वंशवाद। क्या किया जी इसने, इसने वंशवाद शुरू किया। वंशवाद का मतलब क्या है, राजा का पुत्र राजा क्या बनेगा, राजा का पुत्र ही क्या बनेगा जी, राजा बनेगा। वंशवाद के अंदर हम बात करें, राजा का पुत्र क्या बनता है, राजा बनता है। लेकिन क्वेश्चन यहां से यह आ जाता है, सेना के अंदर वंशवाद किसने चलाया, तो सेना के अंदर जो वंशवाद चलाने वाला था वो कौन था, वो था जी फिरोज शाह तुगलक। कौन था सेना के अंदर वंशवाद चलाने वाला, फिरोज शाह तुगलक था। अगर बात की जाए यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही सेना में वंशवाद चलाया, तो फिरोज शाह तुगलक की सेना क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने ब्राह्मणों से क्या किया था, जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। तो बात की जाए तो इसने ब्राह्मणों से क्या किया था जी, जजिया कर को वसूलना स्टार्ट कर दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, वंशवाद शुरू करवाया किसने, इल्तुतमिश ने। वंशवाद का मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ये वही फिरोज शाह तुगलक है। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जैसे ही गिरती है, चौथी और पांचवी मंजिल बनाने वाला शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक शासक बनने वाला है।
तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। इसने और क्या करवाया, इसने इक्ता प्रथा शुरू करवाई। क्या शुरू किया इसने, इक्ता प्रथा। जो इक्ता प्रथा होती है ये क्या होती है, सैनिकों को वेतन के बदले क्या देना, भूमि देना। सैनिकों को वेतन के बदले क्या देना, भूमि देना। किसके अंदर आता है, इक्ता के अंदर आता है। इसी ने क्या करवाए, सिक्के चलाए। कौन से, टका और जित्तल नामक सिक्के। कौन से सिक्के चलाए इसने, टका और जित्तल नामक सिक्के चलाए। और जो टका होता था वो किसका होता था, वो होता था चांदी का। चांदी के क्या कर दिए इसने, टके कर दिए जी। इसलिए टके मतलब टका, चांदी का क्या कर दिया इसने, टका कर दिया। जित्तल मतलब तांबा। तो चांदी के तो इसने टके कर दिए, इससे याद रख लीजिए। टका मतलब चांदी के, इसने सिक्के, दो प्रकार के सिक्के चलाता है, टका और जित्तल। जो टका था वो चांदी का था और जो जित्तल था वो किसका था, वो था जी तांबे का। इसने सिक्के बनाने के लिए क्या चलाई, लगाई, टकसालें लगाई जी। सिक्के बनाने की क्या लगाई, टकसाल लगाई। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जी। क्या चलाया इसने, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सिक्के बनाने की टकसाल, शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए। इसके साथ ही इसने क्या करवाया, एक गठन किया गया, एक दल बनाया। कौन सा, तुर्कान ए चहलगामी। कौन सा, तुर्कान ए चहलगामी। इसी को हम क्या बोलते हैं, तुर्कान ए चहलगामी। इसी को हम क्या बोलते हैं, चालीसा दल। इसके बाद इसके शासन काल में कौन आता है, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, बलबन है। क्या है जिसका नाम, इसका नाम है जी बलबन। बलबन क्या आता है, इसके दरबार में आता है इल्तुतमिश के में। और बलबन क्या करने आता है, बलबन को जो कार्य मिलता है वो कौन सा होता है, इसे कार्य मिलता है जी बिस्ती का। कौन सा कार्य मिलता है इसे, बिस्ती का। बिस्ती का मतलब क्या होता है, पानी ढोने वाला। क्या होता है इसका मतलब, पानी ढोने वाला। तो पानी ढोने वाला कार्य किसको मिलता है, बलबन को दिया जाता है। लेकिन बलबन इतना योग्य है, अपनी योग्यताओं के आधार पर पहले ये सैनिक बनता है, फिर सेनापति बनता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बलबन है अब इल्तुतमिश का सबसे खास व्यक्ति होगा। और बलबन के लिए एक विभाग बनेगा। कौन सा, अमीर ए आखुर। कौन सा विभाग बनता है, अमीर ए आखुर। क्या बनता है, इसके लिए एक विभाग बनाया जाता है। अमीर आखुर का मतलब क्या है, शाही असुरशाला का प्रधान। क्या है, शाही असुरशाला का प्रधान कौन मनाया जाता है, अमीर आखुर। और इसी अमीर आखुर के नीचे अब वर्क कौन करेगा, तुर्कानी चहलगानी। इससे पहले होता क्या था, सबसे ऊपर कौन होगा, राजा होगा। और राजा के नीचे क्या होगा, तुर्कान ए चहलगानी। क्या होगा, तुर्कान ए चहलगामी होगा। लेकिन अब क्या हो गया, इसकी जगह कौन आ गया, अमीर ए
आखुर और इसके नीचे आ गया कौन, तुर्काने चहलगानी। तो अब इल्तुतमिश के रहते हैं सैन्य अभियान, और अब रहते हैं कि इल्तुतमिश किस प्रकार से राजधानी दिल्ली लेके आया था। दिल्ली जो राजधानी आने के इसके कारण वो भी हम एक एक करके पढ़ने हैं, और इसके जो प्रमुख सैन्य अभियान थे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और उनकी चर्चा करेंगे हम कहाँ पे, नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन में जो आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं वो आज हम लेके आए हैं। तो अब हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार फटाफट से जब तक हम क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाते हैं तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है आपको, और फटाफट से आंसर कर दीजिए इसका। फटाफट से आंसर दे दीजिए भाई इसका जो जो लाइव है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, फटाफट से इसकी तरफ ध्यान दे लीजिए। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने भारत को यूरोप से अवगत करवाया था। तो इसमें ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, सिकंदर, अरब, ग्रीक और ईरानी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा सिकंदर अलेक्जेंडर। कौन सा था, क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा सिकंदर। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिकंदर की बात कर रहे हैं। सिकंदर ने क्या करा था, यूरोप को भारतीयों से अवगत करवाया था। अब बात कर लेते हैं हम सिकंदर के बारे में, एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। सिकंदर क्या था, सिकंदर विश्व अभियान पे निकला था। क्या करने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए। क्या करने के लिए, विश्व विजेता अभियान पर निकला है कौन, सिकंदर। बात करें हम 326 ईस्वी के अंदर, सॉरी 326 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर भारत पे क्या करता है, अटैक करता है। इसको रोकने के लिए जो एक शासक है, शासक कौन है, राजा पोरस। कौन है, राजा पोरस। ये राजा पोरस क्या है, सिकंदर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, और 326 के अंदर एक युद्ध होता है। युद्ध कौन सा, किस नाम से इस युद्ध को जाना जाता है, जेलम का युद्ध। कौन सा युद्ध, जेलम का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध, और हाइडे स्पीज का युद्ध। जेलम का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध।
कब होता है? 326 में होता है। झेलम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वो है वितिस्ता। क्या है? वितिस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। बात करें, झेलम एक नदी है। किसकी सहायक नदी है झेलम? सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है, सिंधु नदी की सहायक नदियों को क्रम में लगाएं तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले यूरोपियों को भारत से अवगत किसने कराया? सिकंदर ने। विश्व विजेता अभियान पे निकला 326 बीसी में। 326 ईसा पूर्व के अंदर राजा पोरस और सिकंदर अलेक्जेंडर के बीच एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध और हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। उसके बाद फटाफट से देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत था जो कितने राज्यों के अंदर विभाजित था? तो फटाफट से इसका कमेंट कर दीजिए जो लाइव है। तो इसकी अगर हम बात की जाए तो हम इस पे अगर चर्चा करें तो कितने राज्यों में विभाजित था जी? ये था 28 राज्यों के अंदर। किसके अंदर? 28 राज्यों के अंदर क्या था ये? विभाजित था। कौन सा? पश्चिम उत्तर राज्य। कौन सा? किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिम उत्तर राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन बात करें इस टाइम में महाजनपद कितने थे? किसकी बात करें हम? महाजनपद कितने थे? तो इस टाइम पे जो महाजनपद थे वो थे 16। और 16 में से जो सबसे पावरफुल था वो कौन सा था? अगर उसकी बात की जाए तो वो था जी मगध। कौन सा था? वो था मगध। मगध क्या था? सबसे पावरफुल था। पावरफुल होने के रीजन क्या है? पावरफुल होने के रीजन क्या है? पाटलिपुत्र, राजगृह, गरीब राज, ये क्या थी? इसकी राजधानियां थी। और बात की जाए यहां से क्या थी? जो गंगा नदी है ये प्रवाहित होती थी, इसलिए यहाँ पे क्या होती थी? एग्रीकल्चर अच्छा था। कृषि यहाँ पे अच्छी थी। और पानी के साथ क्या थी? ट्रांसपोर्ट भी होती थी, यानी कि व्यापार भी होता था। हिमालय, उत्तर के अंदर हिमालय था, बिहार में पड़ता है ये भगत। उत्तर के अंदर हिमालय था और दक्षिण के अंदर क्या थे? जंगल थे। जंगल से अच्छी नस्ल के हाथी घोड़े और हिमालय से जड़ी बूटियां मिलती थी। और नदी से क्या होता था? विकास होता था, व्यापार होता था। इसलिए ये कारण है मगध के पावरफुल होने के। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। आपकी स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन शो होता है? फटाफट से देख लीजिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सी बीसी का सही संक्षेप है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बीसी की अगर बात करें, क्या बर्थ ऑफ क्राइस्ट आएगा, बेबी क्राइस्ट आएगा, या बिफोर सेंचुरी आएगा, या बिफोर क्राइस्ट आएगा? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बिफोर क्राइस्ट। तो किसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं? बीसी की बात कर रहे हैं। क्या है बीसी? बिफोर क्राइस्ट। हम बात करें जी यहाँ पे किसकी? एटी। एनो डोमिनी, यानी कि
ईसा पूर्व बात की जाए ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी बात की जाए यहाँ पे, इसकी जगह एक वर्ड यूज होता है बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। बात की जाए यहाँ पे एक वर्ड होता है सीई, यानी कि कॉमन इरा। बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, सीई मतलब कॉमन इरा। अब बात ये आती है, अब क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि हम इतिहास के अंदर बीसी का प्रयोग कब करते हैं और एडी का प्रयोग हम कब करते हैं। अगर बात की जाए ईसा मसीहा की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ईसा मसीहा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ईसा मसीहा की बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जन्म होता है जी बेथल होम में। बेथल होम के अंदर क्या हुआ जी, इसका जन्म होता है। ईसा मसीहा कौन थे, जो ईसा मसीहा थे ये थे जी ईसाई धर्म के संस्थापक। कौन थे, ईसाई धर्म के संस्थापक थे। किसकी बात की जाए, ईसाई धर्म के संस्थापक थे कौन, ईसा मसीहा। और इसके अलावा बात की जाए ईसा मसीहा ईसाई धर्म के संस्थापक थे, तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था, वो था बाइबल। ईसा मसीहा के जन्म से पहले किसका प्रयोग होता है, बीसी का होता है। और जन्म के बाद किसका होता है, जन्म के बाद होता है ईसवी का। यानी कि ईसा पूर्व का और ईसवी का क्या होता है, जन्म होता है। तो हम बात करें यहां पे, क्वेश्चन मार्क लगा कि ईसा मसीहा के जन्म के बाद किसका, ईसवी का, और जन्म से पहले किसका होता है, बीसी का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें आज की, तो आज कौन सा ईयर है, 2021। तो 2021 यानी कि ईसा मसीहा के जन्म के बाद का टाइम, तो क्या होगा, तो लगेगा जी एडी। इसके बाद हम बात करें इससे पहले का जो समय होगा, यानी कि बात करें हम किसकी, महावीर जैन की। किसकी बात करें जी, महावीर जैन की। तो महावीर जैन की अगर हम बात करें, तो महावीर जैन का जन्म होता है जी 540 में, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से पहले इसका जन्म हुआ था। तो 540 बीसी यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से बीसी और एडी का जो डिफरेंस था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कौन सा, जीके विद जितेंद्र सर। कौन सा चैनल है, जीके विद जितेंद्र सर। क्या है, एक यूट्यूब चैनल है। इस पे से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक इंफॉर्मेशन और है, आप अगर चाहते हो पेड कोर्स, कंप्लीट जीएस का पेड कोर्स अगर आप चाहते हो, तो 9 तारीख से क्या रहा है अपना, जीएस का एक पेड कोर्स आ रहा है। एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एसके क्लासेज।
लाइव ऐप कौन सी है? एसके क्लासेज लाइव ऐप। एसके क्लासेज लाइव जो ऐप है इस पे आपको 9 फरवरी 2021 से क्या है जीएस स्पेशल का पेड कोर्स मिल रहा है। और बात करें हम जो एचएससी के स्टूडेंट है यहाँ पे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनके लिए तो क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा जीके है वो इसमें क्या दी जा रही है? फ्री दी जा रही है। हरियाणा जीके क्या रहेगी इसके अंदर? फ्री रहेगी जीएस स्पेशल कोर्स के अंदर। और बात करें इसकी जो फी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 999। कितनी होगी? 999 इसकी क्या रहने वाली है? फीस रहने वाली है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। डेमो क्लास आपको एसके क्लासेस लाइव ऐप पर मिल जाएंगी। और डेमो यहाँ पे भी आप देख चुके हो कि हम कितना ज्यादा कंटेंट करवाते हैं। अगर देखा जाए मार्केट की आवाज में हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट करवा रहे हैं। तो ऐसे ही वहां पर एसके क्लासेस लाइव ऐप पे इससे ज्यादा ही वहां पे करवाया जाएगा क्योंकि वो पेड कोर्स है। इतना हम फ्री में नहीं दे सकते जितना हम पेड कोर्स में दे। तो आप क्या कर सकते हो? पेड कोर्स भी खरीद सकते हो मात्र 999 रुपए में। और जो एचएससी के स्टूडेंट है जिनको हरियाणा पुलिस वगैरह की तैयारी करनी है तो वो क्या कर सकता है? इस पेड कोर्स को ले सकता है। तो आज हमने चर्चा की इतिहास पे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। बाकी हम आज 10 क्वेश्चन तो नहीं कर पाए। बाकी इन क्वेश्चनों को हम कल क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आने वाली क्लास के अंदर हम इन पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय।